नेक्स्ट जो आपकी डेरिवेशन है वो है रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेसेस। अब देखिए डायग्राम तो बड़ी सारी टाइप की होती हैं, उसमें से मैंने एक केस लिया हुआ है। तो देखो पहले सिचुएशन समझ लेते हैं क्या प्रॉब्लम है इसमें। इसमें जो ये आपको ब्लैक वाला सरफेस दिख रहा है विच इज़ कर्व्ड इन नेचर, ये सारा अलग मीडियम है। अलग मतलब बाहर अगर एयर है तो ये वाला जो मीडियम है ये सारा कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम हो सकता है बट डेंसर मीडियम। ठीक है, इसका मतलब आप ये मान के चल सकते हैं कि जो म्यू वन है दैट इज़ लेस देन म्यू टू। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो टू का है वो ज़्यादा है और वन का कम है। तो ये सिचुएशन है। इसमें से ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ी हुई है तो ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट चली और वो सरफेस पे टकराई। अब देखो नॉर्मल क्या होता है, इस कर्वेचर का नॉर्मल क्या होगा, रेडियस इसका। तो अलोंग द रेडियस एक लाइन लगा दी हमने जो कि सेंटर तक जा रही है, तो ये नॉर्मल हुआ। तो इसके हिसाब से हम बेंडिंग देख लेंगे। ठीक है, तो देखो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ जब लाइट रेयर टू डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो क्या होता है, जो भी उसका एंगल होता है वो नॉर्मल के साथ अगर आई है, ठीक है, तो पहली बात कि जो दूसरा एंगल होगा अंदर मीडियम के अंदर वो होगा रिफ्रैक्टेड, उसको रिफ्रैक्टेड एंगल बोलेंगे। और वो रिफ्रैक्टेड एंगल कैसा होगा, वो डिपेंड करता है मीडियम्स पे। फिलहाल हम कहाँ से जा रहे हैं, रेयर टू डेंसर जा रहे हैं। इसका मतलब जो लाइट का पाथ है वो एक्चुअली में था ये वाला, ये देखो यहाँ जाना चाहती थी लाइट पर जा नहीं पाई, क्यों, क्योंकि डेंसर मीडियम है। डेंसर मीडियम में क्या होता है, लाइट टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है। तो देखो टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल है, इसकी तरफ को बेंड होगी, तो इसका पाथ डेविएट हो गया। तो कितना डेविएट हो गया, अगर टेक्निकली आप देखना चाहो तो ये पूरा का पूरा एंगल नॉर्मल तक आई था, आई में से आर माइनस कर दोगे तो ये डेविएशन आ जाएगी, दिस इज योर डेल। ठीक है, तो अगर आपको डेविएशन देखनी है तो इतनी हो रही है। चलो डेविएशन तो आपको याद ही होगी कि डेल जो है वो आई माइनस आर होता है या फिर आर माइनस आई, दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। अभी की सिचुएशन में लाइट आई, यहाँ टकराई, क्योंकि रेयर टू डेंसर जा रही है इसलिए वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी और यहाँ जाके कहीं उसकी इमेज बन गई। ठीक है, अब ये इमेज बन गई है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u मानते हैं हम, इमेज का v मानते हैं, सेंटर तक का जो डिस्टेंस होता है वो r मानते हैं। अब देखो क्योंकि ये कर्व्ड पाथ है या सरफेस जो है वो कर्व्ड है, इसलिए हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे ताकि हम 90 डिग्री बना के ट्रिग्नोमेट्री के कुछ रूल्स अप्लाई करवा सकें। ठीक है, तो डेरिवेशन करने का वो तरीका होता है। वैसे जो क्वेश्चन आता है वो ऐसे भी लिखा हो सकता है कि रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस, या पूरा एक्सप्लेन करके लिखा होगा कि अगर u ये है, v ये है, r ये है, म्यू वन म्यू टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो बताओ इनके बीच में रिलेशन क्या होगा। या उन्होंने डायरेक्ट ही लिख दिया होता है फॉर्मूला कि बताओ प्रूव करके म्यू वन माइनस म्यू सॉरी म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर होता है। तो अगर आपको ये प्रूव करने के लिए इक्वेशन लिखी है तब भी यही करना है आपको। ठीक है, चलो देखते हैं करना क्या है इसमें। तो ये सिचुएशन जो बनी हुई है वो मैंने लिख दी है थोड़ी सी, तो आपने ये लाइन एज इट इज़ ऐसे लिख लेनी है, या आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो कंसीडर ए ट्रांसपेरेंट मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू, जो कि आपको ऊपर मैंने बता दिया, प्लेस्ड इन रेयर मीडियम, मीन सराउंडिंग मीडियम इज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन। ओके, तो ये आपको मैंने डायग्राम में दिखा दिया, इसका मतलब म्यू टू जो है वो ज़्यादा बड़ा है म्यू वन से। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें स्नेल्स लॉ लगा के देखना है। तो यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा लेते हैं। तो देखो यूजिंग यूजिंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट जिसका नाम हमने एम दिए, तो देखो वहीं लाइट टकरा रही है ना, इंसिडेंट लाइट कहाँ टकरा रही है, आगे एम पे। तो उस एम पे स्नेल्स लॉ लगाना है। तो मैंने आपको स्नेल्स लॉ लगाना बताया हुआ है, कैसे लगाते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम इनटू एंगल, साइन ऑफ एंगल है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम इनटू साइन ऑफ सेकंड एंगल जो उसमें होगा। तो मतलब यहाँ के हिसाब से अगर मैं डायरेक्ट लिख दूँ तो, वैसे तो चलो यहीं लिख देता हूँ, म्यू वन को म्यू वन ही लिया हुआ हमने, साइन आई को साइन आई लिख देंगे, इज इक्वल टू म्यू टू मीडियम में एंगल कौन सा बन रहा है,
साइन ऑफ आर, तो इसको साइन ऑफ आर लिख दिया, ठीक है। यही आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, इसी को फर्स्ट इक्वेशन मान के चलते हैं हम। अब उसके बाद क्या करना है, नीचे लिखा हुआ मैंने वैसे तो कि कंसीडर ट्रायंगल ओ एम सी। अब ओ एम सी कहाँ पे, ये आपको दिख रहा होगा, एम ओ एम और ये सी, ये है आपका ट्रायंगल। इसमें से हमें निकालना क्या है, इसमें हमें ट्रायंगल का ही एक प्रॉपर्टी यूज़ करनी है जिसमें बोला होता है कि इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो इक्वल टू अपोजिट एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ अगर ये ट्रायंगल है तो अपोजिट एंगल कौन सा हुआ, इस लाइन को के साथ लगने वाला एंगल ये आई, ठीक है। तो इसका मतलब आप लिख सकते हो आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, बस ये चीज़ हमें यहाँ लिखनी है। तो मैं लिख देता हूँ। तो ट्रायंगल ओ एम सी से हमें पता चल रहा है कि एंगल जो आई है दैट इज इक्वल टू, ये एंगल लगाने की जरूरत नहीं, हमें पता ही है, एंगल आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। एक तो बन गया ये, और सेकंड ट्रायंगल इज एम सी आई। तो एम सी आई से भी हमें यही निकालना है, एम सी और आई। तो अगर आप इस ट्रायंगल को ध्यान से देखोगे तो मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा आर प्लस गामा इज इक्वल टू बीटा, पर हमें आर की वैल्यू चाहिए। फिलहाल मैं लिख देता हूँ बीटा इज इक्वल टू आर प्लस गामा, हमें आर की वैल्यू चाहिए यहाँ से, तो मैं आर की वैल्यू लिख देता हूँ। अच्छा, ये आर दोनों एक जैसे लग रहे हैं, आर और गामा, तो मैं आर को ऐसे लिख देता हूँ, आर इज इक्वल टू बीटा माइनस गामा। अब एक चीज़ ये संभाल के रखनी है हमें, ठीक है, इसका यूज़ हम अभी आगे कर लेंगे। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो, अच्छा ये हुआ क्यों था, क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू अपोजिट एक्सटीरियर एंगल। तो आप चाहो तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ ऐसा क्यों हुआ, क्यों लिखे हमने ये दोनों फॉर्मूले, बिकॉज सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, जो कि यहाँ पे दो थे, तो दोनों में से अब किसी एक का नाम तो लिख नहीं सकता मैं, ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू अपोजिट एक्सटीरियर एंगल। तो ये बन गया आपके पास स्टेटमेंट कि ऐसा क्यों हुआ था, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस को उठा के हम इक्वेशन वन में डाल देते हैं। कौन सी दो वैल्यूज, एक तो ये आई की और एक ये आर की, ठीक है। अगर मैं इनको उठा के इक्वेशन में पुट कर दूं तो ये बन जाएगा, देखो इक्वेशन वन क्या है, म्यू वन साइन आई, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो ये यहाँ लिख देता हूँ पुट इन इक्वेशन वन, किसकी वैल्यू, आर और आई की। तो आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो पुट वैल्यू ऑफ आई एंड आर इन इक्वेशन वन। तो इक्वेशन वन बिकम्स, देखो म्यू वन साइन ऑफ, अब यहाँ लिखना है मेरे को साइन ऑफ आई, आई की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू म्यू टू साइन ऑफ बीटा माइनस गामा। अब ये गामा है, आर नहीं है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। अब हमें पता है कि अगर एंगल स्मॉल हो, इफ एंगल्स आर वेरी स्मॉल, तो उस केस में क्या होता है, साइन थीटा इज लगभग इक्वल टू थीटा। आप डायरेक्ट उसको हटा के वैल्यू लिख सकते हो। तो इसका मतलब ये जो ऊपर वाली इक्वेशन आपने अभी अभी लिखी है वो बन जाएगी म्यू वन इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू म्यू टू इंटू बीटा माइनस गामा। तो ये बन गया आपके पास, ठीक है। अब यहाँ साइड में लिख देता हूँ मैं। अब देखो हमें क्या करना है, फिर से ट्रायंगल्स देखने पड़ेंगे ताकि हम ये अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यूज़ निकालें, इसमें पुट करें और आंसर आ जाए हमारे पास, ठीक है। तो देख लेते हैं अब क्या करना है।
अब हमें यूज़ करने हैं ट्रायंगल्स जैसे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ नाउ इन ट्रायंगल MNO। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो MNO कहाँ पे है, ये रहा आपका MN और O मतलब ऑब्जेक्ट वाला पॉइंट है ना, तो ये MNO आ गया। इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो अल्फ़ा की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, टेन अल्फ़ा निकाल सकते हैं। टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू MN डिवाइडेड बाय ON, तो MN बाय ON। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि ये एंगल अल्फ़ा है तो यहाँ पे आ जाएगा टेन ऑफ अल्फ़ा। टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू MN अपॉन ON। ये बन गई आपकी एक इक्वेशन। ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू हम आगे जाके थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे इसको। उसके बाद आता है ट्रायंगल इन ट्रायंगल MNC, MN और C। इसको भी देख लेते हैं कहाँ है, ये रहा आपका MN और C, ये वाला एंगल। तो इसमें आपको बीटा की वैल्यू निकालनी है। बीटा भी क्या आएगा, MN अपॉन NC। तो ये बन जाएगा tan ऑफ बीटा इज इक्वल टू MN अपॉन NC। देखो ऊपर वाली वैल्यू सेम ही आने वाली, ठीक है। सिमिलरली ऐसे एक और ट्रायंगल आएगा MNI, दिख रहा होगा आपको यहाँ MN और I। तो यहाँ पे गामा की वैल्यू आ जाएगी, तो हम लिख देते हैं वो भी। कौन सा ट्रायंगल था ये, इन ट्रायंगल MNI, मतलब एक ऑब्जेक्ट के साथ है, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ और एक आई के साथ। अब हाइट सभी की सेम है इसलिए सब कुछ सेम सेम वैल्यूज जैसा दिख रहा है। ऊपर वाली वैल्यू सेम है, देखो tan ऑफ गामा इज इक्वल टू MN फिर से सेम है डिवाइडेड बाय NC की जगह अब आ जाएगा यहाँ पे NI। ठीक है, अब होगा क्या, हमें इसकी इक्वेशंस थोड़ी सी चेंज करके लिखनी पड़ेंगी अब। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ नीचे। तो लिखना क्या है, इन above equations, in above equations if theta is very small, तो आपको पता होना चाहिए कि जो tan थीटा होता है वो भी इक्वल टू थीटा ही होता है। ठीक है, लेकिन cos थीटा अगर छोटा थीटा हो तो उसके लिए cos थीटा लगभग 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है, साइन और tan थीटा के बराबर। ठीक है, तो एक तो चीज़ ये आ गई। ऑल्सो जितनी भी वैल्यूज़ हमें पता है वो मैं सारी लिख देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ओ एन, ओ एन मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस एन पॉइंट तक, ये वाला ओ एन देख रहे हैं, इस ओ एन की वैल्यू है माइनस ऑफ यू। क्यों, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन है। तो मैं लिख देता हूँ इसको भी। अब हमने बस सारी वैल्यूज़ पुट करनी है एक बार, फिर ऐसे ही एन सी आ जाएगा आपका प्लस का आर, क्योंकि वो राइट साइड है। ऐसे ही आपका एन आई आ जाएगा प्लस का वी। ठीक है, ये बन जाएगा। अब जो एम एन है यहाँ पे, इस एम एन को आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि हाइट एच लिख देते हैं इसको, कोई खास प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो अगर हम ये सारी वैल्यूज पुट करने की कोशिश करें और साथ में tan ऑफ थीटा छोटा देखा जाए, तो जितनी भी वैल्यूज ऊपर हैं वो सारी बन जाएंगी। सो अबव इक्वेशंस बिकम tan ऑफ अल्फा लगभग इक्वल टू किसके आ जाएगा, अल्फा के। ऐसे ही tan ऑफ बीटा लगभग किसके बराबर आ जाएगा, बीटा के। ऐसे ही tan ऑफ गामा भी किसके बराबर आ जाएगा, गामा के, विच इज इक्वल टू, अब हमें पता है हमने लिखा था एम एन अपॉन एन ओ, तो एम एन की जगह मैं एच पुट कर देता हूँ। एच अपॉन एन ओ की जगह मैंने ये देखो यहाँ वैल्यू लिखी है विच इज़ माइनस यू, तो यहाँ माइनस यू लिख देते हैं। ऐसे ही एच अपॉन बीटा के साथ आया था, बीटा के साथ क्या आया था, एन सी, एन सी मतलब आर, और गामा के साथ आया बचा हुआ जो है वी। ये तीनों इक्वेशंस आ गई। अब देखो अल्फा बीटा गामा की अलग से वैल्यूज आ गई। अब इनको फिर से उठा के पुट कर देना इक्वेशन नंबर
हमने इसको इक्वेशन दिया नहीं है, मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ। ये देखो, ये सारा क्वेश्चन डेरिवेशन ये सारी चल रही है, इसमें इक्वेशन हमने नहीं दी है, इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन। दिस इज़ योर इक्वेशन 2, ये जो नीचे दिख रही है आपको, ठीक है, जिसमें हमने साइन थीटा को हटा के लिखा था, ये वाली इक्वेशन। बस इसकी वैल्यूज़ हमने इसमें वैल्यू पुट कर देनी है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो देखो, पुट इन इक्वेशन 2, तो आपको दिख रहा है μ1 तो बेचारा μ1 ही रहेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा की जगह ये पहली वैल्यू विच इज़ h बाय माइनस यू, फिर उसके बाद प्लस है बीटा, बीटा इज़ h बाय आर, उसके बाद μ2 इंटू बीटा माइनस गामा। तो अब ऐसे आ जाते हैं यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा h बाय आर बीटा माइनस गामा, गामा मतलब h बाय वी। बस ये आ गया। अब बस इसे थोड़ा सा सॉल्व करना है। आप चाहो तो h कॉमन निकाल सकते हो, μ1 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो मैं h बाहर निकाल देता हूँ और μ1 मल्टीप्लाई करता हूँ, μ1 माइनस यू है, μ1 जो है वो माइनस यू है, तो यहाँ मैं माइनस यू लिख देता हूँ, प्लस अगले से भी h बाहर आ गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा μ1 बाय आर इज इक्वल टू, अगले में μ2 अंदर लेके जाना है, h बाहर निकालना है, तो ले जाता हूँ, फिर μ2 बाय आर माइनस μ1 बाय वी, सॉरी μ2 बाय वी, μ2 है ना कॉमन। अब जो चीज़ कॉमन निकल के इक्वल लग रही है वो काट देते हैं। अब बस इसको राइट और लेफ्ट करना है। v की वैल्यू को इस तरफ ले आता हूँ, तो ये बन जाएगा μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू, तो पहले से इधर पड़ा हुआ है, विच इज़ इक्वल टू, इस r वाली वैल्यू को मैं परली साइड ले जाता हूँ, तो उस तरफ जाके ये बन जाएगा μ2 माइनस माइनस का हो जाएगा μ1 डिवाइडेड बाई आर। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। यही आपको प्रूव करना था, ठीक है। अब देखो, हो सकता है उन्होंने यही फॉर्मूला n के साथ लिखा हो, क्योंकि n भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है, तो n2 बाई वी और माइनस n1 बाई यू इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई आर। तो अगर आपको ये दिखाई दे तो ये भी वही सेम है, ठीक है। तो इस डेरिवेशन को एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। तो देखो, बड़ी सारी चीज़ें हैं इसमें, तो इसलिए इम्पोर्टेंट भी है और ध्यान भी रखनी है, बड़ी भी है, पूरे नंबर मिल जाएंगे आपको इसमें, एक भी चीज़ मिस नहीं करनी है। तो देखो, हुआ क्या, हुआ ये कि आप थोड़ा सा जूम कर लेना, मैं भी थोड़ा सा कर ही देता हूँ इसको जूम। तो देखो, हुआ ये कि एक आपके पास रिफ्रैक्टिंग मीडियम था जो कि कर्व था, ओके, ट्रांसपेरेंट मीडियम था, एक ऑब्जेक्ट रखी है, उससे लाइट चलेगी, यहाँ टकराएगी और बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल हो जाएगी और यहाँ इमेज बन जाएगी। इसकी वजह से यहाँ अल्फ़ा बीटा गामा बन गए, जिसमें से हमने ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी लगा के, पहले तो स्नेल्स लॉ लगा दिया, फिर उसके बाद ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा के आई और आर की वैल्यू निकाल ली, आई और आर की वैल्यू उठा के फर्स्ट इक्वेशन में वापस पुट कर दी, ठीक है। जैसे उसको पुट किया, उसके बाद हमें पता था कि साइन, अगर एंगल छोटे लेते हैं हम, तो साइन थीटा इज इक्वल टू लगभग थीटा, तो इसलिए हमने इक्वेशन को ऐसा बना दिया। और यहाँ से बस अब हमें इसी डायग्राम का यूज़ करके अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू निकालनी थी, जो कि हमने टेन अल्फ़ा के फॉर्मूले से सॉल्व कर ली, ठीक है। तो टेन अल्फ़ा बीटा गामा ये सब निकला है। तो देखो, यहाँ भी हमें पता था कि थीटा इज़ वेरी स्मॉल, तो टेन थीटा इज़ लगभग इक्वल टू थीटा, इसकी वजह से ऐसी डेरिवेशन बन गई और हमारे पास वैल्यू बन गई। अब अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू उठा के मैंने फिर से इक्वेशन नंबर 2 में डाल दी, जो हमने यहाँ बनाई थी, ओके। और जैसे ये वैल्यू पुट की, उसके बाद क्या होगा, एच कॉमन निकाल के काट दिया, μ1 और μ2 अंदर मल्टीप्लाई किया, थोड़ा सा मॉडिफाई किया, इसको रीअरेंज करके ही आ गया आंसर। तो ऐसे करके आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है।